जी सर, फिर एक मर्तबा कर्नाटका मुस्लिम सोशल एंड एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट में जो है आप लोगों का प्रेस मीट करने का क्या मकसद है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी जानिब से अवाम को फिर से एक बार बेदार करना चाहता हूँ कि 13 तारीख जो है अनकरीब आने वाली है। 13 तारीख तक इन्होंने इस जो भी नोटिस आई हुई है, जब हम लोग पहली बार आके बात कर रहे थे तब जो था वो 40 पर 7 करोड़ था, अब जो है 40 पर 8 करोड़ रुपये हो गया है तकरीबन। तो हर 3-3 महीने 4-4 महीनों को 1-1 करोड़ रुपए बढ़ के जा रहे। तो इसलिए मेरी आवाम से गुजारिश करने के लिए मैं फिर से एक बार आपके रूबरू हुआ हूँ और आवाम के सामने आया हूँ कि इसके बारे में आवाम को बेदार होना है और आवाम जो है इस चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। तो मतलब क्या है बोले तो जो भी ताकतें हैं इस इदारे को लेने के लिए, एक 2-3 ऐसे इंस्टीट्यूशन आगे आए हुए हैं ये इदारे को कमर्शियलाइज करने के लिए। कमर्शियलाइज करने नहीं देना बोलकर ही इसकी जद्दोजहद चल रही है और हम सब ये गुजारिश करते हैं कि मैसूर की आवाम से, जबकि दूसरे तीसरे मामलों को लेकर आवाम बेदार हो रही है, किसी को इंसाफ दिलाने में निकले हैं, किसी को साथ में लेकर अच्छा फलाह बहबूदी का काम करने के लिए निकले हैं। इसके लिए आज की जो ज़रूरत है मैसूर के अंदर, ये जो ज़रूरत है 5,000 बच्चों के मुस्तकबिल की ज़रूरत है। 500 से 600 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की घर की जिम्मेदारियों की, उनकी घरेलू ज़रूरतों की ज़रूरत है। तो इसके लिए मेरी गुजारिश है आवाम से, बाकी के मुद्दों को साथ में लेते हुए भी बड़े बड़े लीडरों से, बड़े बड़े आमायदीन शहर से मेरी ये भी गुजारिश है कि रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट जो है उसको सोसाइटी में तब्दील कर कर बाकायदा मैसूर के अंदर बच्चों का मुस्तकबिल संवारने का काम करे। और दूसरी बात, मैं आवाम को ये भी बेदार करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं मुसलमान आवाम जो है मैसूर की बहुत मुतमईन हो गई थी कि फारूकिया गर्ल्स हाई स्कूल जो है रीओपन होने के बाद तरह तरह के बातें हुए कि भाई हमने ओपन कर दिया, हमने रीओपन कर दिया। आज मैं पब्लिक में ये बात कहना चाहता हूँ, वो जो ओपन हुई थी 31 मार्च 2023 तक ही ओपन हुई है। तो 31 मार्च 2023 तक ही परमिशन दिया गया, क्योंकि जब गैरों ने, जब गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, ये 1 साल वेस्ट नहीं होना बोलकर रिकंसीडर किया गया है। अब मैं पूछना चाहता हूं रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट के लोगों से, जब आपको वक्त मिला था 7-8 महीने का, वो 7-8 महीने में अब नए एडमिशंस कौन सी जगह होंगे, फारूकिया गर्ल्स हाई स्कूल का क्या होगा, अब वो 31 के बाद वो इंस्टीट्यूशन जहां पर चलेगा वो चलेगा या दूसरी जगह चेंज होगा। अगर दूसरी जगह चेंज हो रहा है तो उसकी तैयारी क्या हुई है। फिर बाद में ऐसा नहीं होना कि भाई फिर हमें घुसको जाको बैठ जाको बदतमीजों के जैसा बच्चों को रोड पे लेकर बिठाकर सिंपैथी गेन करना, ऐसा काम नहीं हो। जब हमारे पास मौका मिला है, मोहल्लत मिली है, तो ये मोहल्लत में हमने क्या काम किया है उसको भी देखना है। तो ये 13 तारीख की नोटिस के साथ साथ जो है ना, इसके साथ साथ ये भी दिमाग में रखे मैसूर की आवाम कि 31 मार्च को हमारी डेडलाइन है फारूकिया गर्ल्स हाई स्कूल की, उसके बारे में भी बेदार हो जाए। और मेरी सारे रिफा के ट्रस्टियों से, सेक्रेटरी से मेरी गुजारिश है कि उसके डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं आप ओपन मीडिया में आकर बोले, और वो बच्चों का एडमिशंस चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं वो भी हमें मालूम कराए। फर्दर एकेडमिक ईयर के लिए एडमिशन शुरू हुए क्या नहीं हुए वो भी मालूम कराए। जी सर, आपकी इस जद्दोजहद में, आपकी इस मुशक्कतों में, जिस तरह आप रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट को लेकर जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, और उसमें क्या खुसूसन मैसूर की आवाम आपके साथ है? बिल्कुल ज़रूर, मैसूर की आवाम हमारे साथ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आपको, जो मैसूर एक ऐसा शहर है, टीपू का शहर है, शहीद रहमतुल्लाह अलैह का शहर है। तो मैसूर के अंदर जो भी मसले बाहर से हो रहे उसको इंसाफ दिलाने के लिए आज हम बाहर खड़े हैं। हाँ, हम किसी को इंसाफ नहीं दिलाते क्या, जबकि ये इंसाफ दिलाने के लिए सारे लोग बात कर रहे हैं।
तो क्या मैसूर की आवाम मिलकर 5,000 बच्चों का मुस्तकबिल नहीं संवारती क्या? यहाँ पर बात जो है ना हमारी इंडिविजुअलिटी की नहीं है, कर्नाटका मुस्लिम सोशल वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट की नहीं है। ये बात जो है ना हमारी ट्रस्ट एक आवाज उठाई है। ये आवाज उठाने के बाद इसके साथ जो हिम्मत जो मिल रही है हमारे को, ये पूरी मैसूर की आवाम से मिल रही है। तो बेशक मैसूर की आवाम हमारे साथ है और हमें उम्मीद है मैसूर की आवाम से कि अब वक्त तो आ गया है, ये इस वक्त में हमारे साथ खड़े होना है। और मैं आप से ही मैं गुजारिश करता हूं अफसर साहब, आप खुद रिव्यू कर सकते हैं मैसूर की आवाम से। आप बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होते रहता है, आप इस बारे में पूछिए, आपको खुद को पता चलेगा कि मैसूर की आवाम क्या चाहती है। कौन अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब करना चाहता है, कौन अपने बच्चों को अनएजुकेटेड बना के रखना चाहता है, कौन अपने बच्चों को बगैर एजुकेशन के रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालना चाहता है? कोई नहीं चाहता। सब लोग चाहते हैं कि भाई बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, आने वाला जनरेशन अच्छा हो। हमारा हिंदुस्तान का एक फाउंडेशन जो है ना, हमारे बच्चों से हमारा फाउंडेशन बनता है। तो इसके लिए मैसूर की आवाम हमारे साथ है इंशाअल्लाह। जनाब मुदस्सिर अली खान साहब, जिस तरह हर बार की तरह इस बार भी कैनरा बैंक की जानिब से जो नोटिस आए हैं, हर बार कहा गया था कि ये जो है नीलाम होएगा। क्या वाकई में इस महीने की यानी कि फरवरी 13 तारीख को जो नोटिस आई है, सेल नोटिस आई है, क्या वाकई में नीलाम होगा सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको ये सेल नोटिस के बारे में पिछले 2-2.5 साल से जो है आगाह करते हुए बाकायदा हमारी ये जो तंजीम है आगाह करते हुए बाकायदा आ रही है। मैं फिर से ये बात आपको वाजे कर देना चाहता हूं। देखो, ये जो नोटिस जो निकली है, ये नोटिस एक ऐसे कोर्ट से निकली है जो दूसरे आम जो कोर्टें हैं यहां के, जैसे कि जेएमएफसी है, वो कोर्ट और ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये जो कोर्ट है, ये कोर्ट सिर्फ और सिर्फ इस तरह के मुकदमात जो है हैंडल करता है जहां पर लोन लेने के बाद अगर लोन वक्त पर नहीं पे किया गया तो उस वक्त जो ये लोन का पैसा हमें बैंक से मिलता है, ये फिर से क्या है, ये एक आम आदमी का पैसा है जो बैंक के थ्रू रीफाइनेंस होता है। इसका जुरिस्डिक्शन कोई सा भी दूसरा कोर्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है, ये नोटिस इनको करने से पहले मैसूर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, जो मैसूर के जो डीसी हैं, उनके थ्रू जो है ये नोटिस, सेल नोटिस दिया जाता है। तो ऐसे कई नोटिसेस इसके पीछे भी जो है, इसके पहले भी जो है आ चुकी हैं। लेकिन इस मर्तबा हमें जहां तक मालूम हुआ है कि इस 13 तारीख मार्च को जो है, ये किसी भी हाल में हमें चंद सोर्सेस से पता चला है कि किसी भी हाल से इस मर्तबा इसको एग्जीक्यूट करने का उनका पूरा प्लान है। और हमारी जो मैसूर उदयगिरी की जो पुलिस है, पुलिस से जो है परमिशन को, पुलिस का जो है, पुलिस की मदद उन्होंने मांगी है कि इस मर्तबा वो सिक्योरिटी के साथ, बंदोबस्त के साथ जो है इस ऑक्शन को, इस नीलामी को ये वो मुकम्मल करना चाहते हैं। असल जो है ये इसी महीने फरवरी के 20 पर 7 तारीख को थी वो यहाँ पर इस इलाके के अंदर एक यात्रा होने की वजह से जो है इसको पोस्टपोन कर क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है बोलकर पुलिस प्रिकॉशनरी उनको ये इस मर्तबा का जो ऑक्शन है उसे जो है 13 तारीख को पोस्टपोन किया गया है। और मेरे हिसाब से इस मर्तबा, हमारे अंदाजे से इस मर्तबा इनका पूरा इरादा है कि इस मर्तबा ये जरूर ये नीलामी, ये जो फारुखिया का जो डीएड जो हम यहाँ फारुखिया ये सीए साइट है, ये सीए साइट का जो है नीलामी का ये पूरा निजाम ये बन चुका है। और जो 4 एकड़ जो जगह है उसके ताल्लुक से क्या है, क्या सिर्फ इस पर जो है बैंक का निशान है या 4 एकड़ पर? नहीं, बाकायदा बैंक जो है इस 4 एकड़ के ऊपर भी जो है वो एक्शन ले रही है। ये जो है वहां के जुरिस्डिक्शनल पुलिस की मदद के जरिए और सर्वे सेटलमेंट जो एडीएलआर से जो है उन्होंने उस जमीन का सर्वे करवाकर इंडिविजुअल जहां पर ये
100 से भी ज्यादा जो साइट्स और प्रॉपर्टीज बन चुकी है, वहां पर जो है इंडिविजुअली वहां पर जो भी अब ओनर है उनको सबको भी इंडिविजुअल नोटिस कर कर वो जो है अपने सुपर्द में लेने के लिए जो है वो भी बाकायदा ऑक्शन उसका भी होगा। असल अभी क्या है देखो, इसके हमारा क्या ये चीज को जो है हमें रोकना चाहते हैं। कौम मिल्लत की ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमारे जो आवाब अजदाद जो बनाकर छोड़कर हमारे एक ही मकसद उनका मकसद एक ही था कि एजुकेशन, उसका ऑब्जेक्टिव था जो उस वक्त RMES था, रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल सोसाइटी था, उसे जाकर RMET करने का भी मकसद उनका यही था कि गरीब मिल्लत के गरीब बच्चों, हर बच्चे को जो है उसे तालीम याफ्ता बनाना और हर घर में जो है एजुकेटेड होना, यही एक मकसद से उस वक्त बनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारी बदकिस्मती, शहरानी मैसूर और यहाँ की कौम मिल्लत की बदकिस्मती, जो RMET बनने के बाद आपके सामने जो भी हमें देखे, जो चले, जो मसले चले, ये आप बखूबी जानते हैं। तो इस वजह से हमारी जो यहाँ पर कर्नाटका मुस्लिम्स जो हमारी KMEWST की एक मांग, एक हमारा एक प्रपोजल जो आज अवाम, मैसूर की अवाम जो मिल्लत चाहती है, उसे हमें एक इसके शक्ल में जो है एक 17 पॉइंट का एक हमारा एक प्रपोजल जो फलाह और बहबूदी, किसकी, मिल्लत की फलाह और बहबूदी के लिए ये 17 पॉइंट्स का एक प्रपोजल हमने तैयार किया है। ये मैं आपके सामने रखूंगा, आप मुलाहिजा फरमाएं, इसे गौर से सुने मेहरबानी से। प्रपोज्ड RMET टू RMES, ये जो रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल सोसाइटी से फिर से हम लोग चाहते हैं कि ये रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल सोसाइटी हो जाए। सबसे पहले RMET will no longer be a trust, it has to be RMES, that is सोसाइटी और काउंसिल और अंजुमन। हम लोग चाहते हैं कि ये सोसाइटी हो या एक काउंसिल हो या एक अंजुमन हो। दूसरा, द RMES रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू प्रोवाइड एजुकेशन टू पुअर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ द कम्युनिटी। तीसरा पॉइंट, द RMES should run under Article 29 and 30 of Indian Constitution, contain provisions securing rights of minority institutions। तो उसे एक ऑलरेडी वो है, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस रखती है, अनफॉर्चुनेटली उसे सही तरीके से कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। और फोर्थ, चारवां, द मेंबर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ RMES विल बी इलेक्टेड बाय द मैसूर मुस्लिम्स थ्रू ए प्रॉपर इलेक्शन। तो ये जो भी होगा, जो RMES जो बनेगी, इसका इलेक्शन हो और उसमें जो है मैसूर की आवाम जो है उसे वो आगे आकर उनको चुनकर लाए इलेक्शन के जरिए। पांचवा, फिफ्थ, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस विल बी इंप्लीमेंटेड इन RMES एज पर सोसाइटी और अंजुमन एक्ट। अंजुमन जिस तरह से आपको मालूम होगा, भटकल के अंदर अंजुमन एजुकेशनल सोसाइटी एक जबरदस्त इदारा जो हमारे मिल्लत के चंद भाइयों ने भटकल में चला रहे हैं, जहां पर माशाल्लाह ये नवायत की एक जमात है जो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। इंशाल्लाह हम भी चाहते हैं कि फारूखिया भी जो है, रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल सोसाइटी भी जो है, ये उसी एक निजाम पर चले। सिक्स्थ, थर्ड पार्टी ऑडिटिंग of accounts shall be mandatory every year of the financial year and internal audit every quarter। ये जो ऑडिटिंग अब तक जो है, ऑडिटिंग जो नहीं होती थी, जो अकाउंट्स की ऑडिटिंग नहीं होती थी, पूरे 14 इंस्टीट्यूशंस की, सिर्फ डेंटल कॉलेज की नहीं, पूरे 14 इंस्टीट्यूशंस का प्रॉपर इसकी ऑडिटिंग हो और इसे जो है हर चीज जो है ट्रांसपेरेंट रखें, आवाम के सामने लाएं। सातवां, an internal audit team has to be formed with experienced people and experts implementing international standard organization, ISO क्वालिटी का स्टैंडर्ड्स, जो ISO क्वालिटी के जो ISO का जो इंटरनल ऑडिट होता है उनसे करवाया जाए। एथ, those who are investing money, अगर कोई इसके अंदर
इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मदद करना चाह रहे हैं, and have interest of running the organization by formation of new committee will have to file an FIR on all the RMIT trustee members and especially against Mr. Taj Muhammad Khan for mismanagement and diversification of public funds. तो ये जो भी इंशाल्लाह अगर जो भी तंजीम या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फाउंडेशन अगर ये इस इदारे को अगर लेगा तो उनकी पहली ड्यूटी बनेगी कि वो जो है ये ट्रस्टीज, जो एग्जिस्टिंग ट्रस्टीज हैं, उनके खिलाफ जो है सबसे पहले क्रिमिनल FIR, क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च करे और उनके खिलाफ जो है क्रिमिनल एक्शन ले। Ninth point, the new committee will file a criminal complaint and file FIR against Taj Muhammad Khan and his son Mr. Nabil for disposing of 4 acres of public land by illegal way। जो हमारी 4 एकड़ की इसी रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल सोसाइटी की जो 4 एकड़ की जमीन जो इन्होंने गलत तरीके से बेची है, उसके खिलाफ भी जो है मिस्टर ताज मोहम्मद खान और उसके साथ एसोसिएटेड मिस्टर नबील हो, कोई भी हो, उसके अंदर उनके खिलाफ भी जो है FIR हो। 10th point, द न्यू कमेटी, जो 10वां पॉइंट है, द न्यू कमेटी विल इश्यू ए पब्लिक नोटिस इन ऑल लीडिंग न्यूज़पेपर्स and social media and TV, print media, electronic media about the disqualification of RMIT। वो जो भी आने वाली जो कमेटी है वो लेने के बाद जो है इनका कोई भी किसी किस्म का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं होगा। इसके बारे में जो है हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह भी जो है इसका इसकी वजाहत हो। 11वां पॉइंट, Tagore School will be taken over by the new RMES and all existing beneficiaries will have to be disqualified and a formal notice and necessary legal action has to be taken for violating वक्फ and trust rules। जो यहाँ पर जो टैगोर स्कूल, जो यहाँ की उदयगिरी की जो DED कॉलेज के अंदर जो चल रही है, उस स्कूल को जो है RMES के अंडर में ले लें और जो भी इसके अंदर जो भी वक्फ के प्रॉपर्टीज के अंदर जो भी किसी किस्म का घपला किया है उनके खिलाफ एक्शन हो। 12वां पॉइंट, ये स्पेशल कमेटी विल बी फॉर्म्ड ओनली टू कंडक्ट ए थर्ड पार्टी ऑडिटिंग ऑफ RMIT अकाउंट्स फॉर लास्ट 20 years has to be done to figure out the diversification and utilization of funds। KMS EWT members will be part of the committee with renowned and reliable personality of Mysore। ये जो है, ये जो कमेटी, ये जो थर्ड पार्टी ऑडिटिंग की जहां पर हम बात कर रहे हैं, वो जो थर्ड पार्टी ऑडिटिंग पिछले 20 साल में पूरे 14 ऑर्गेनाइजेशन, जो 14 इंस्टीट्यूशंस है, इनकी ऑडिटिंग हो, जिसमें जो है जिसके अंदर जो फंड्स का डाइवर्सिफिकेशन और यूटिलाइजेशन हो क्या है उसका प्रॉपर एक पिक्चर बाहर लाए और उसके अंदर जो है हमारी एक कमेटी की तरफ से भी कुछ अहबाब उसकी वो कमेटी में रहेंगे। 13th point, as pre-declaration or affidavit has to be signed by the trustee members and especially Mr. Taj Muhammad Khan that if the auditing or investigation finds them guilty, then the RMES has right to reclaim or recover the amount through legal proceedings by attaching their private and personal properties। ये जो 13th पॉइंट है, जिसमें जो एफिडेविट हम उनसे लेंगे, एक डिक्लेरेशन लेंगे जिसके अंदर ये पूरे ट्रस्टीज जो है उसे साइन करेंगे और इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर इसके अंदर हमें घपला बाहर आया तो ये जो भी घपला, जो भी अमाउंट जो इन्वेस्टिगेशन से बाहर आएगा, वो उसका मुआवजा, उसकी भरपाई जो है ये ताज मोहम्मद खान और जितने भी ट्रस्टीज हैं उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो है लीगल तरीके से अटैच कर उनसे वसूल करें। 14वां, मिस्टर तनवीर सेठ हैज टू इश्यू ए पब्लिक नोटिस stating that none of the family members of the RMIT will be involved or nominated any of the वक्फ or community organizations or institutions। हमारी गुजारिश है कि जनाब तनवीर सेठ साहब जो है एक ऐसा एक स्टेटमेंट दे जहां पर ये ताज मोहम्मद खान और उनकी फैमिली के कोई भी अहबाब जो है किसी भी कौमी इदारे के अंदर
जो वफ़ के इदारे जो हैं इसके अंदर वो आने वाले दिनों में कहीं भी उनको पार्टिसिपेशन या हिस्सा लेने का मौका ना दे। 13th point, the members to be nominated for formation of the RMES should not be holding more than, जो भी ये RMES के लिए जो भी नुमाइंदे चुने जाएंगे उनको इस कंडीशन पर, इसी कंडीशन के ऊपर चुना जाएगा। कंडीशन नंबर 1 उसके अंदर, for just a member he or she should not be holding more than 2 positions in any of the community service institutions। जो भी नुमाइंदे चुने जाएंगे वो एक या 2 नुमाइंदा हो या नुमाइंदी हो, 2 में कोई भी चुना जाए उसे जो है चाहिए कि ये कौमी 1 से 2 इदारों से ज्यादा कहीं भी वो जुड़े ना हो। दूसरा, the investors shall not hold more than 2 positions in the committee। जो भी उसके अंदर माल अपना लगा रहे हैं वो उन्हें जो है 1 से 2 से ज्यादा पोजीशंस में वो ना हो। थर्ड पॉइंट, द की पोजीशंस लाइक सेक्रेटरी ट्रेजरर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी अदर पोस्ट और पोजीशंस इन एनी अदर कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस। जो इस इदारे के अंदर जो सेक्रेटरी बनेंगे या किसी भी प्रेसिडेंट बनेंगे, ट्रेजरर बनेंगे, तो इनको चाहिए कि ये किसी और इदारे में इस किस्म का पोजीशंस ना रखा हो। इसका मकसद यह है कि इनका पूरा कंसंट्रेशन जो है सिर्फ और सिर्फ इसी एक इदारे में हो, ताकि ये इस इदारे को और ऊंचाई पर लेकर जाएं। डी, द सिलेक्शन ऑफ द मेंबर शुड बी बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन, his services to the community। Anyone with criminal record should not be qualified to contest or for any key positions। जो नुमाइंदा इसमें चुना जाएगा वो चाहिए कि उसका एक्सपीरियंस हो, उसका अच्छा बैकग्राउंड हो, वो काबिल तारीफ हो, पढ़ा लिखा हो और जो है उसका किसी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। और आखिरी पॉइंट है 17th पॉइंट, द सीट शेयरिंग फॉर द प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज शुड बी रिजर्व फॉर कम्युनिटीज पुअर, ब्राइट एंड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। और इसी ये 60-40 का जो रेशियो होगा उसी के अंदर जो है ये जो कौम मिल्लत के गरीब तलबा जो पढ़े अच्छे मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए जो है परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन जो है मस्ट है, जरूरी है। जैसे अब हमारे एडवोकेट मुदस्सिर और इस ट्रस्ट के सेक्रेटरी भी हैं, कर्नाटका मुस्लिम सोशल वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट के, तो उन्होंने जितने भी पॉइंट्स बोले हैं ये बोले सो मैसूर की आवाम के वास्ते। अब हमारी रिक्वेस्ट क्या है कर को बोले तो मैसूर की आवाम से, ये पॉइंट्स आप लोग सुनो, आप सुनकर एक पेपर में लिख लीजिए और आप जितने मैसूर के अमायदीन शहर हैं ये पॉइंट्स को आप देखो, समझिए। अब ऐसा नहीं कि कौन भी हमना, तो पहली बात हमना गिन रही भी नहीं, पूछ रही भी नहीं, हमें एक इदारे बचाने की फिक्र में खड़को ही सो। हमें ये बहुत ही ज्यादा होमवर्क करने के बाद, बहुत ही ज्यादा रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे ऐसे कामयाब इदारे जो चल रही उनका देखने के बाद में हमें सब जगह से ये 3 साल 4 साल की जो हमारी मेहनत लगी है, ये मेहनत लगा को ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाए तो हमारा कौम का इदारा बहुत आगे बढ़ता है करको हमें ये सूझ समझ को बना को ही सो। अब ऐसा नहीं कि जाको देते ही हों दे करको ताज मोहम्मद खान साहब बहुत अच्छा करे बत में बनाए सो करको बना दलती करको भी नहीं। हमें क्या बोलना चाह रही करको बोले तो मैसूर की आवाम से ये जो ताकतें आ रही, देखो 1-2-3 ऐसे ताकतें आ रही जो ये हमारे इंस्टीट्यूशन को हाईजैक कर लेना चाहती, समझ रही क्या आप? हाईजैक कर ले को क्या करती, RMET छिड़क डालती आदमियों को धूल झोंकने के वास्ते, RMET ट्रस्ट बना डालती और ये ट्रस्ट का बैला ऐसा बन को रहता है। उसके बाद तुम्हें वो नजदीक से जाना हो तो भी डरना अंदर जाने, हमें जा सकती कि नहीं की कर को। ये अब जो हमें जो पॉइंट्स बना को आपके सामने एक अखलाकन प्रेजेंट करी, ये मैसूर की आवाम के वास्ते, ये हमारा कोई हक नहीं है RMET में जाकर हमें बात करने के वास्ते। क्यों करके बोले तो ये पॉइंट सुनो, हम ना एक भी करते नहीं। और अगर इंशाअल्लाह मैं अमायदीन शहर से जो ट्रस्टों में काम कर चुके हैं, जो सोसाइटीज में काम कर चुके हैं, वैसे लोगों से गुजारिश करता हूं ये पॉइंट्स पर एक बार रोशनी डाले। ये पॉइंट्स के बीच में अगर कुछ भी है तो हमारे से भी राबिता करे,
3 साल से हमारा बाकायदा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है इदारे को लेकर, और इसके ऊपर हमारी मेहनतें भी चल रही है कि इसको बॉडी स्ट्रक्चर कैसा बनाए। तो उसके लिए मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आवाम से कि ये पॉइंट्स को आप लोग इकट्ठा करें और बैठे समझे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। और ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि कमर्शियल होने से बचाने के लिए इसको सोसाइटी बनाया जा रहा है, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इसको सोसाइटी बनाया जा रहा है। अंजुमन की शक्ल इसलिए दिया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में अच्छे अच्छे लोग इसके अंदर आए, कि एक ही आदमी 50-50 साल 60-60 साल चलाने की जरूरत नहीं है। हर 3 साल को एक बार सबको मौका मिले, सबकी वहां पर काबिलियत लगे और इदारा आगे बढ़े, और बच्चे यहाँ से बच्चे IPS, IAS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनकर उभरे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।